Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to Badass Officer Selection Board, and today our topic will be nutrition and nutrients, या मैं कहूँ कि बायोमोलिक्यूल्स. सो ये आप लोगों के बायोलॉजी के सेकंड पार्ट होने वाला है. ठीक है, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा एक फाइनल पार्ट और बायोलॉजी का बना पाऊँ जिसमें मैं पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी या मैं हेल्थ फिजियोलॉजी का एक पूरा चैप्टर उसमें फिनिश हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्हाट इज न्यूट्रिशन. तो आप लोगों को पता है सर, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस विच वी रिक्वायर्ड फॉर अवर कंटिन्यूसली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, उसके लिए हमको न्यूट्रिशन चाहिए. अब इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह में, और इसी के सेकंड पार्ट में है ना, इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि न्यूट्रिशन में कौन कौन से प्रोटीन्स हमको मिलते हैं, है ना, कौन कौन से जैसे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट हम खाने में खाते हैं, उसके बाद हम प्रोटीन्स लेते हैं, है ना, विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. है ना, इधर वाला पोर्शन आप इग्नोर करें. सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो एक होता है आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और एक होता है आपका हेट्रोट्रोफिक. ऑटोट्रोफिक क्या होता है समझेंगे. ऑटोट्रोफिक में क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म डेट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ह्यूमन. है ना, आप बोलेंगे कि सर अरे मस्त आज सुबह मम्मी ने खाना बनाया, तो मेरी मम्मी तो ऑटोट्रोफिक होंगी. है ना, तो ऐसा नहीं है, मम्मी ऑटोट्रोफिक नहीं है. क्यों? क्योंकि मदर जो खाना बना रही है वो खाना हम प्लांट वगैरह से क्या कर रहे हैं. अगर आपने दाल खाई है, सब्जी खाई है, तो वो कहाँ से हमको प्लांट से मिली है ना, तो हम एक तरह से ऑटोट्रोफिक नहीं हुए. ऑटोट्रोफिक होते हैं आपके प्लांट्स. जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, हमको पता है कि सर वो फोटोसिंथेसिस सन का यूज करके सीधा अपना खाना खुद बनाते हैं. उनको ग्लूकोज चाहिए होता है, तो वो ग्लूकोज खुद क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. ऐसा नहीं, आपने देखा होगा कभी कि कुछ गेहूं के पौधे इकट्ठे हो गए खेत में और कहीं से चावल का पौधा लेके आए, बोले आज बनाएंगे चावल. ऐसा नहीं करते, है ना. तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन होता है अपना, जिसमें ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. है ना, इसके दो टाइप्स होते हैं आपके, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस आप लोगों को पता है क्या होता है सर, यूटिलाइज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. तो जो प्लांट्स होते हैं वो इसी फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका कीमोसिंथेसिस. नेक्स्ट होता है आप लोगों का कीमोसिंथेसिस. है ना, इसमें क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, यूज केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राइमरीली इन सम बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं जिससे उनको एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो ये होते हैं ऑटोट्रोफिक. अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रोफिक्स की. ठीक है, तो हेट्रोट्रोफिक्स में कौन होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फूड बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म. जो कि क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म या कीड़े मकोड़ों को खाते हैं. है ना, कीड़े मकोड़े में नहीं बोलते हुए क्या बोलता हूँ कि किसी दूसरे जानवर को, एनिमल के ऊपर वो रिलाई करते हैं, रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. तो सबसे पहले इसमें कौन से टाइप के आते हैं, सबसे फर्स्ट टाइप इसका बनता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ होलोजोइक में एग्जाम्पल कौन होगा. है ना, तो सबसे पहले होलोजोइक. होलोजोइक में क्या होता है, इन्वॉल्व्स इंजेक्शन इन डाइजेस्टिंग सॉलिड फूड. एग्जाम्पल लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स. इंजेक्शन क्या होता है ना, इनटेक ऑफ फूड. में यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए. इंजेक्शन जो होता है वो होता है इनटेक ऑफ फूड. जैसे हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हम उसको बक्कल कैविटी में, हमारे माउथ में उसको एंटर करते हैं ना, इनटेक ऑफ फूड. और आपका डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिंग हो गया आपका. डाइजेस्टिंग में क्या होता है कि खाने को हम खा रहे हैं तो पचा रहे हैं ना. उसके बाद दूसरे टाइप के होते हैं आपके सेप्रोट्रोफिक. सेप्रोट्रोफिक क्या होते हैं समझते हैं. ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय डीकंपोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया. ये क्या करते हैं, सेप्रोट्रोफिक ऐसे होते हैं जो कि सड़ी गली या मरी हुई चीजों के ऊपर अपना जो है अपनी लाइफ को बना के रखते हैं. ठीक है, थर्ड है आपका पैरासाइटिक. पैरासाइटिक क्या होता है, डिराइव्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग होस्ट. ये क्या करते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं, अपने आप को वहां पर क्या कर देते हैं, बैठा लेते हैं और फिर उसके ऊपर से क्या करते हैं, उसका न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर खींचते रहते हैं. जैसे आपका ट्रेपवर्म्स हो गया, फ्ली हो गया, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे. लास्ट है आपका यहाँ पर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. ये क्या होता है सर, तो ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद अदर्स बेनिफिटिंग बोथ लाइकेंस एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज. ऐसे बैक्टीरियाज जो क्या करते हैं साथ साथ, है ना. सिम्बायोटिक में क्या होता है कि आप समझो कि दोनों
जैसे ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे एग्जांपल है किसका, लाइकेन का। तो लाइकेन जो होती है यहाँ पर आपको सिम्बायोटिक दिख रही होगी, है ना। तो लाइकेन में क्या होता है सर, एल्गे भी होता है और फंगस भी होता है, दोनों होते हैं। अब ये जो फंगस होती है ये क्या करती है, ये खाने प्रोवाइड कर देती है, और एल्गे जो होती है वो क्या कर देती है, सॉरी एल्गे जो होती है ग्रीन होती है, ये उसको फोटोसिंथेसिस से खाना प्रोवाइड करवा देगी, फूड। और बदले में जो फंगस होती है ये क्या करती है, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती है एल्गे को। तो इस तरह से दोनों अपना लाइफ स्पैन स्पेंड करते हैं बढ़िया से मिलजुल के, और दोनों को हम क्या बोल देते हैं, मिला के लाइकेन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, लाइकेन। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल आपके सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के। आगे मैं आपको बस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझाता हूँ। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, डेफिनेशन क्या है इसकी, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, एल्गे एंड सम अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप के लिए एनर्जी ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, मैं जब भी एनर्जी की बात करूंगा तो हम लोगों को उसको ग्लूकोज ही समझना है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स में क्या होता है, एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में ही रहती है। ये बेसिक इक्वेशन है, इसकी याद रखना है आपको। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी या सन, इसकी बात करते हैं तो आपको क्या मिलता है, C6H12O6। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज बोल देते हैं। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई क्या? ठीक है, ये इतना फिर डिटेल में आप लोगों को नहीं जाना है, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। एनर्जी सोर्स, प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर नियर बाय ऑल लाइफ फॉर्म्स, है ना। नेक्स्ट क्या, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, इसी से हमको ऑक्सीजन मिलता है। रिलीजेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, इसका बेसिक काम क्या है, देखो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को जो ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ से मिलती है सर, हम लोगों को जो ऑक्सीजन मिलती है वो प्लांट से मिलती है। वो प्लांट्स उस ऑक्सीजन को कैसे बनाते हैं, तो प्लांट्स उस ऑक्सीजन को, देखो यहाँ पर ग्लूकोज बना लिया, उसके बाद जो ऑक्सीजन बच रही है उसको वो बाहरी इन्वायरमेंट में क्या कर देते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये थी हमारी कहानी न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा। अब हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है आपका सर, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसेंशियल फॉर लाइफ, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दे प्ले की रोल्स इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, स्ट्रक्चर फंक्शन हमारी बॉडी का फंक्शन होने में, है ना। रेगुलेशन ऑफ सेल्स, टिश्यूज, सेल्स जो है टिश्यूज हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीजों में जो मेन इंपॉर्टेंट आपका रोल होता है वो किसका होता है, आपके इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, अब इस बायोमोलिक्यूल्स को हमारी बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होती है, एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक, अब क्या होती है, आपने सुना होगा मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में ना। तो वो क्या होती है, देखो दो टाइप्स की होती है, एक होती है कैटाबॉलिक और एक होती है एनाबॉलिक। ठीक है, अब ये होता क्या है मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मेटाबॉलिज्म encompasses all chemical reaction occurring within an organism। मेटाबॉलिज्म से मतलब आपको सीधा ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो हमारी बॉडी है, प्लांट्स की बॉडी, जिस भी बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, है ना, वो सब किस में आती है, मेटाबॉलिक में। अब ये दो तरह की होती है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन और एक होती है आपका कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक जो होती है इसमें आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी रिलीज होती है, जैसे आप खाना खा रहे हो, है ना, तो कुछ एनर्जी ऐसी होती है कि खाना खाया तो खाना पचाने के बाद हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो वो आती है कैटाबॉलिक में, है ना। जैसे आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस लेने के बाद हमको एनर्जी मिलती है, तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। सो ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल वंस एंड रिलीजिंग एनर्जी। ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, शुगर खाई हमने तो शुगर को क्या करेगा, ये ग्लूकोज में तोड़ेगा, और हमको क्या चाहिए, एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में तो चाहिए, है ना। नेक्स्ट होती है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक जो होती है ये क्या करती है सर, ये क्या करती है, एनर्जी इसको जरूरी होती है, ये बाहर से एनर्जी लेती है, हमारी बॉडी से एनर्जी ये लेती है और हमको थकाती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो देखो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, या इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हमको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जरूरी होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमको हमारी बॉडी में कम क्वांटिटी में जरूरी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है ना, पोटेशियम होता है, आयरन होता है ना, इस तरह से हमारी बॉडी में सारे के सारे क्या मिनरल्स होते हैं। अब सपोज आपको कभी कैल्शियम की कमी हो गई है ना, तो हमको डॉक्टर ये नहीं बोलते हैं कि एक छोटी सी पिल देगा, टेबलेट देगा कि कैल्शियम की टेबलेट्स हैं आप इसको खाइए, है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे डॉक्टर की बढ़िया से एक 500 ग्राम या 200 ग्राम चूना दे दे आपको कि बड़ो इसको खाओ या इसको देखो कैल्शियम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मिनरल्स एसेंशियल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, पोटेशियम एंड आयरन दैट सपोर्ट्स बॉडीली फंक्शन सच एज बोन फॉर्मेशन, जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, बस ये ध्यान आपको रखना है, लाइक कैल्शियम वगैरह ये मिनरल्स में आते हैं। विटामिन क्या होते हैं सर, विटामिन की अगर मैं बात करूं तो आप सीधा समझो कि ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जो भी रिएक्शंस हो रही है ना, उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करने में काम करते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने में मदद करते हैं। जैसे आपने खाना खाया तो आपकी बॉडी में प्रॉपर विटामिन का इंटेक है ना, तो आप खाने से क्या करेंगे, प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर वे में आप क्या कर पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगे, ठीक है। तो विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स लाइक विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी एक्सेट्रा, दे एक्ट एज एन कोएंजाइम, सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन एंड मेंटेन ओवरऑल हेल्थ, ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में काम आते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं आपका, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है सर, इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं, मतलब इसमें कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। प्राइमरीली बाय प्लांट्स, ये सबसे पहले किससे बनते हैं, प्लांट से। दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जो भी हम जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना, रोटी खाते हैं, तो हम लोगों को उससे क्या मिलती है, प्लांट से तो मिलती है रोटी और चावल, तो हमको क्या मिल रहा है, वहां से कार्ब मिल रहा है। वो कार्ब जो होते हैं वो एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वेरी इन टेस्ट, इनका टेस्ट अलग अलग होता है, कुछ मीठे हो सकते हैं, कुछ मीठे नहीं होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन रेफर्ड एज सैकराइड्स, इनको हम क्या बोल देते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम सैकराइड्स इनको बोल देते हैं, ठीक है। अब सैकराइड्स जो होते हैं तीन टाइप्स के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है मोनोसैकराइड, इसमें सिर्फ एक यूनिट आपकी सैकराइड्स की होगी। डाइसैकराइड्स, डाई का मतलब ही क्या होता है, दो, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, वन, है ना, तो इसमें क्या होता है, टू मोनोसैकराइड की यूनिट्स होंगी, जैसे माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, एक्सेट्रा। थर्ड होता है आपका पॉलीसैकेराइड, इसमें क्या होता है, मल्टीपल मोनोसैकेराइड्स की इसमें यूनिट्स होती है। सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है, ये दोनों क्या होते हैं, फ्रूट वगैरह में जो प्रेजेंट होता है, नेचुरल स्वीटनर की तरह काम करता है, ठीक है। फ्रक्टोज जो होता है ये आई थिंक उसमें मिलता है आपका ड्राई फ्रूट्स में, जो मिठास रहती है उसमें। राइबोज ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनए और डीएनए को मिलती है ना, उनका बना, आरएनए और डीएनए को बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ माल्टोज। माल्टोज जो होती है ये क्या होती है, बेवरेजेस और मेल्टेड फूड्स में मिलती है। सुक्रोज जो होता है कॉमनली नोन एज टेबल शुगर, जो हमारे घरों में हम शुगर यूज करते हैं वो सुक्रोज होती है। लेक्टोज या लेक्टिन या जो भी आपको ये लेक्ट से वर्ड कहीं भी आपको समझ में आए, अगर बायो में पढ़ने को मिले तो उसका सीधा मतलब आप समझना कि वो मिल्क से बता रहे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पॉलीसेकेराइड के कुछ एग्जांपल्स की। सबसे पहला होता है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है सर, स्टोरेज फ्रॉम एनर्जी ऑफ प्लांट्स, है ना। प्लांट्स अगर उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए वो स्टार्च बनाते हैं। हमारी बॉडी क्या क्या करती है, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है और इसको स्टोर करके रखने। सेल्यूलोज ये क्या करते हैं, प्लांट्स अपने प्लांट सेल की सेल वॉल्स को बनाने में काम लाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं सर, इनको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। पहली बात, है ना, जो भी प्रोटीन बने होते हैं अगर मैं उनको सिंपल करता जाऊं तो वो क्या होते हैं, आपका एमिनो एसिड बनेंगे। जैसे आपने जो ड्रेस पहनी, कपड़े पहने, कपड़े को अगर मैं ओपन करता जाऊं, सिंगल थ्रेड में बनाऊंगा तो लास्ट में मुझे एक छोटा सा धागे का रेशा मिलेगा, फाइबर मिलेगा, है ना। बस उसी फाइबर को आप समझो एमिनो एसिड्स, और जो आपने ड्रेस पहनी उस ड्रेस को आप समझो प्रोटीन, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी एमिनो ग्रुप होता है, आप तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, पेप्टाइड्स। चेन ऑफ एमिनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ध्यान रखना एमिनो एसिड्स की चेन होती है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड्स, और इन पेप्टाइड्स की जो चेन होती है उनको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स, क्या बोलते हैं, है ना। तो ये एग्जाम में कभी कभी प्रोटीन वर्ड ही नहीं आता है, आजकल क्या होता है पॉलीपेप्टाइड्स पूछते हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि पॉलीपेप्टाइड्स भी क्या है, एक तरह से प्रोटीन्स ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स।
सर मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल होता है हमारी बॉडी में, सबसे ज्यादा जिस बायोमोलिक्यूल की जरूरत पड़ती है उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जिम वगैरह जाते हैं तो प्रोटीन की जरूरत लगती है ना, बहुत सारे एनिमल्स को प्रोटीन की जरूरत लगती है, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए एनिमल आपको प्रोटीन की जरूरत लगती है, अभी देखेंगे। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन मीट, डेयरी, लिगम्स एंड नट्स। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस इन ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू। हम लोगों को पता है कि जब हम जिम जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, सपोज अपने बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको जो पेन होता है उससे क्या होता है, वो पेन इस बात का इंडिकेटर होता है कि आपकी क्या हो रही है, वहाँ की कुछ बाइसेप्स की कुछ मसल्स जो है वो क्या हो गई, क्रैक हो रही है ना, वो फट रही हैं। अब आपको क्या चाहिए, मसल्स की रिकवरी के लिए आप खाना पीना करेंगे, प्रोटीन वगैरह खाएंगे, तो फिर वो मसल्स की क्या होती है, रिकवरी होती है, इससे वो मसल्स क्या होती है और भी सॉलिड बनती जाती है ना। यही कहानी आपका प्रोटीन के साथ होती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो होते हैं, सबसे पहला है कोलेजन। इसकी मैं लिस्ट आप लोगों को एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, है ना, अभी इसको छोड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं रोल्स ऑफ प्रोटीन। सेल ट्रांसपोर्ट, क्या काम होता है देखेंगे। फंक्शन इज ट्रांसपोर्टर मूविंग सब्सटेंस अक्रॉस द सेल। एंजाइम्स क्या करते हैं, देखो, कैटाबोलिक बायोमोलिक्यूल रिएक्शन स्पीड अप प्रोसेस लाइक डाइजेशन, है ना, प्रोटीन वगैरह अगर आपके इसमें प्रॉपर रहेंगे तो एंजाइम्स को जल्दी सिक्रीट करने में काम करता है। फाइबर्स का क्या काम होता है देखते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स लाइक कोलेजन प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू टिश्यूज, हमारे टिश्यूज को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स दैट हेल्प डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वही क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाती है जो हमको फॉरेन पार्टिकल से लड़ने में मदद करती है। हार्मोन्स, प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन एक्ट्स एज ए हार्मोन्स टू रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब ये हम हॉर्मोन्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है ना, हॉर्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। हार्मोन हमारे ब्लड में आते हैं, एंजाइम्स हमारे सीधा बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे रिलीज होते हैं। ठीक है, दोनों हमारे ग्लैंड्स का काम होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपका प्रोटीन्स के बाद नेक्स्ट होता है आपका एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स में कौन कौन आता है, सबसे पहले एंजाइम का काम क्या होता है, ये एक्सेलरेट्स केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनका काम क्या होता है कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, मतलब कि हमारे बॉडी में जो होने वाली रिएक्शन होती है उनकी स्पीड को, उनकी रेट को ये बढ़ाते हैं। जैसे डाइजेशन, है ना, अब हमको पता है कि सर जैसे ही खाना पेट में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग तरह के एंजाइम्स उसमें मिलते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन ईजी होता है। अगर एंजाइम्स मिलना बंद हो जाए तो डाइजेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। देखो डाइजेशन का कंपोजिशन क्या है, तो मोस्ट एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सम एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए नोन एज राइबोजाइम्स। ठीक है, जो आरएनए के बने होते हैं प्रोटीन्स या एंजाइम्स, उनको हम क्या बोल देते हैं, राइबोजाइम्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। फंक्शंस क्या होते हैं समझते हैं। एसेंशियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, प्ले अ क्रूशियल रोल इन डाइजेशन बाय ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बेसिक काम क्या है इनका कि खाने को, डाइजेशन में खाने को और भी ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपिड्स की। डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का बहुत ज्यादा एक लंबा चौड़ा ग्रुप होता है, प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल होता है। क्रूशियल रोल्स इन एनर्जी स्टोरेज, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड सिग्नलिंग विदाउट बॉडी, विद इन द बॉडी। क्या करते हैं सर ये लिपिड, एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ज्यादातर ये प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है, बात आपको ध्यान रखनी, एनिमल में नहीं मिलते, एंड सिग्नलिंग विद इन द बॉडी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं समझते हैं लिपिड्स के, सॉरी, ओके लिपिड्स तो मिलेंगे दोनों में। कंपोजिशन में क्या होता है सर, ये फैटी एसिड से बने होते हैं। ठीक है, जो हम फैट खाते हैं ना, वो फैट लास्ट में ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है, लिपिड ही बनाता है। या इस लिपिड्स को हम क्या बोल सकते हैं, छोटे शॉर्ट फॉर्म में फैट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है सर, अ टाइप ऑफ स्टेरोल फाउंड इन द एनिमल सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिक नेचर मतलब क्या होता है सर, इंसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में घुलते नहीं है, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, इनको जो है डिसोल्व करने के लिए पानी नहीं चाहिए होता है, ये कि अल्कोहल और ईथर में डिसोल्व करते हैं अपने आप को। सेल के अंदर इनका क्या काम होता है सर, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता है इसी से। सेल मेम्ब्रेन आपको ध्यान रखनी है, प्लांट्स और एनिमल दोनों में मिलती है। वहीं सेल वॉल जो होती है आप लोगों की, ठीक है, वो सिर्फ प्लांट्स में मिलेंगी। और जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो लिपिड्स की और प्रोटीन्स की बनी होती है। वहीं जो, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, और सेल वॉल जो होती है प्लांट्स की, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिग्नलिंग का क्या काम होता है? सम लिपिड्स एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में सिग्नल देते हैं कि आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा फैट बनाना पड़ेगा, इसलिए आप देखते हैं स्टेरॉइड लेने के बाद थोड़ा शरीर जो बल्की हो जाता है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ से फैट्स की, व्हाट आर फैट्स? डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर? फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 फैटी एसिड्स लिंक्ड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, फैट्स में क्या होता है सर? 3 अपने अलग अलग क्या होती है, फैटी एसिड्स की लिंक होती है, सीरीज होती है, जो कि जुड़ी होती है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से। मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है एक्स्ट्रा, वो क्या होती है? हम फैट के रूप में क्या करते हैं? फैट के फॉर्म में क्या करते हैं? हम उसको स्टोर कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई पर्सन ये होता है, बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है या ऑपरेशन वगैरह उसका होता है, तो वो बेड रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, अब वो बेड रेस्ट पे होते हैं, तो हम बहुत दिनों बाद जब उनसे मिलते हैं तो हम उसको अचानक से देखते हैं कि यार यार तो बहुत ज्यादा दुबला हो गया है, आदमी पतला हो गया है। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी बॉडी क्या करती है, देखो जब वो बीमार हो रहा है तो उसको क्या चाहिए खाने पीने के लिए। अब वो जितना खाना खाएगा, हेवी खाना तो खिला नहीं सकते क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, बॉडी झेल नहीं पाएगी, है ना। तो ऐसे टाइम पे क्या करती है बॉडी, उसके फैट को पिघला के बर्न करके क्या करती है, उससे एनर्जी निकालना शुरू कर देती है। इसी वजह से आदमी क्या होता है? दुबला होता है। केमल के बारे में भी आपने सुना होगा, जो केमल होता है उसको भी सेम चीज वो यूज करता है। उसका जो हम्प होता है पीठ के ऊपर, है ना, वो उसके अंदर क्या करता है? अपना फैट को स्टोर करता है, और जैसे जैसे जरूरत लगती जाती है वैसे वैसे वो क्या करता है, जैसे जैसे जरूरत लगती है वैसे वैसे उस फैट को वो पिघलाना शुरू कर देता है। स्टोर मोर देन ट्वाइस द एनर्जी पर ग्राम कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। देखो ज्यादातर स्टोरेज का काम ये करता है, डेंस एनर्जी सोर्स होता है। इसका दूसरा काम क्या होता है सर? इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है। जो आपने देखा होगा, जो मोटे लोग होते हैं, थोड़ा सा फैटी जो पर्सन होते हैं, उनको क्या होती है? सर्दी कम लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में फैट जो होता है वो नेचुरल एक इंसुलेटर का काम करता है, जिससे आपको सर्दी नहीं लगती है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक विद अ कुशन इफेक्ट। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर दुबले पतले लोग को चोट लगती है, पर्सन को चोट लगती है, तो वो सीधा हड्डियों पर आपकी बोन्स को इफेक्ट करती है। लेकिन वहीं अगर किसी हष्ट पुष्ट व्यक्ति को या पर्सन को अगर मैं बात करूं जो थोड़ा सा चबी टाइप का है, उसको अगर चोट लगती है तो उसका जो फेट होता है वो क्या करता है? उस थ्रस्ट को, उस झटके को वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड है आप लोगों का विटामिन एब्जॉर्प्शन, एसेंशियल फॉर। ये कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जैसे के ई डी, कीड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। कीड़ा जो विटामिन है आपके के ई डी है, ये ऐसे विटामिन है जो डायरेक्टली फेट में ही डिजोल्व होते हैं, पानी में नहीं होते। बाकी जो बचा कौन सा इसमें आपको बच रहा होगा? बी, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजोल्यूबल है, जो पानी में घुल जाते हैं। लेकिन जो आपके एडी के हैं ये क्या होते हैं? कभी भी पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैट। सबसे पहले आते हैं आपके सेचुरेटेड फैट। फैट्स कंटेन नो ब्लड, नो डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। इनके बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, जैसे आप लोगों का घी बटर हो गया, है ना। इनके पास क्या होता है सर? ये एलडीएल, ये अभी हम पढ़ेंगे। एलडीएल क्या होता है? एक कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि थोड़ा सा क्या होता है? डेंजरस होता है। ये क्या करता है? हार्ट डिसीज को बढ़ाता है। तो ये बेड कोलेस्ट्रॉल, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो सेचुरेटेड आपके फैट्स होते हैं, ये बेड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूँ अनसैचुरेटेड फैट की, तो ये क्या करते हैं? कंटेन्स वन और मोर डबल बॉन्ड्स। इनमें क्या होता है? एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं, है ना। यूजुअली लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जैसे आपका प्लांट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल, फिश ऑयल, ठीक है, ओमेगा ऑयल। ये सारे जो होते हैं इनमें क्या होता है? ये अनसेचुरेटेड होते हैं। तो ये क्या होते हैं? बेनिफिशियल फॉर हार्ट हेल्थ। लाइक ये क्या करते हैं? एलडीएल को कम करते हैं और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाते हैं। और इनका क्या होता है? हैव अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफैट, आप लोगों ने सुना होगा आजकल वनस्पति घी जो चलता है ना, आपने देखा होगा। तो वो जो डालडा घी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है? ट्रांसफैट में होता है। तो प्रोड्यूस टू हाइड्रोजनेशन एडिंग हाइड्रोजन टू अनसेचुरेटेड। अब अनसेचुरेटेड में क्या करते हैं? हाइड्रोजन डाल दिया और हाइड्रोजन डाल दिया। इससे क्या होता है? आपका फैट्स टू मेक देम मोर सॉलिड, उनको सॉलिड बना दिया जाता है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है सर? समझते हैं। इंक्रीज एलडीएल बेड कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल। इवेल्युएट्स द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, है ना। डालडा घी बहुत खराब होता है, आपने सुना होगा। फाउंड इन वनस्पति ऑयल एंड प्रोसेस्ड फूड्स लाइक पैक्ड बेकरी आइटम्स एंड स्नैक्स। ठीक है, ये आपने देखा होगा, आजकल बहुत चल भी रहा है ना। जो पैकिंग फूड होता है वो पाम ऑयल में आपका
उसको तलते हैं, इससे क्या होता है वो बहुत ज्यादा हानिकारक या डेंजरस बनता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, देखो दो तरह का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एलडीएल आपका क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। हेल्प्स ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल अवे फ्रॉम आर्टरीज टू द लीवर। ये क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को आर्टरी से हमारी नसों से निकाल के लीवर की तरफ लेके जाते हैं, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्ट डिसीज। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, ये इकट्ठा होते रहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल हो गए तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। और जैसे ये इकट्ठा होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं, फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे ब्लड के फ्लो को ही रोक देते हैं और इससे क्या होता है, हमको हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, कैन डिपोजिट इन आर्टरी वॉल्स एंड फॉर्म प्लाक्स, लीड्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिसीज। ठीक है, हमारे कार्डियोवेस्कुलर मतलब क्या, कार्डियो आपको समझना है, हार्ट, वेस्कुलर मतलब जो हमारी आर्टरी वेन्स होती है, नसें होती है ना, तो जो हमारे हार्ट से और हमारे जो रिलेटेड नसें होती है उनमें बीमारियों का ये एक मेन रीजन बन सकता है। आगे मैं बात करता हूँ न्यूक्लिक एसिड्स की। ठीक है, आप लोगों ने सुना है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए क्या काम करते हैं सर, देखो एसेंशियल बायोमोलिक्यूल इन्वॉल्वड इन स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला काम क्या होता है डीएनए का, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन है, तो ह्यूमन को जो बेबी हो रहा है, वो बेबी होने वाला भी कौन होगा, ह्यूमन ही होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमन को हाथी का बच्चा हो रहा है ना, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो डीएनए यहाँ पे है ना, आने वाली जो बेबी होगा, जो संतान होती है, उसमें भी क्या होता है, सेम डीएनए रेप्लिकेट होता है, सेम डीएनए की फोटोकॉपी होती है। तो आपने कभी देखा हो कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवाने, जेरोक्स निकलवाने गए हो और उधर से पैन कार्ड निकल के आया हो, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना, ऐसा नहीं होता है। बस सेम तो डीएनए भी क्या होता है, अगर एक पर्सन का डीएनए, जैसे किसी पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूं जानवर का डीएनए है, तो उससे जो बेबी हो रहा है या जो संतान होगी वो भी क्या होगी, उसी पर्टिकुलर जानवर की होगी। इसी डीएनए को हम क्या कर देते हैं हाइब्रिड में, इसी डीएनए में क्या करते हैं हम, छेड़छाड़ करते हैं। शुरू करते हैं आगे पढ़ना। composed of long chains of nucleotides, each consisting of phosphate group, sugar molecule और नाइट्रोजन। आपको शुगर हमने पढ़ाई अभी, राइबोज वाली और नाइट्रोजनस बेस, ये याद रखना है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं आना। आगे बढ़ते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या काम करता है सर, समझते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, दो धागे का हेलिक्स होता है इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो कि क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रन करता है। ईच स्ट्रैंड हैज अ बैकबोन ऑफ शुगर डीऑक्सीराइबोज। इसके अंदर ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ डीऑक्सीराइबोज क्या है, तो ये एक तरह की शुगर है। न्यूक्लिक एसिड में क्या है, तो आपको पता होगा नाइट्रोजनस का बेस है। ठीक है, नाइट्रोजन का बेस है। आगे बढ़ते हैं, एंड फॉस्फेट ग्रुप्स, नाइट्रोजनस बेस हैज पेयर विथ पेयर इन द सेंटर। अब वो कैसे जुड़ते हैं, तो देखो जो एडिनिन होता है वो थाइमिन से जुड़ता है, साइटोसाइनिन जो होता है वो ग्वानिन से जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम मैंने लगा हुआ ये रहा, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेग कर रहा है वीडियो शो। ये थाइमिन हो गया आपका, ये साइटोसिन ब्लू वाला, ये एडेनिन और ये ग्वानिन। तो देखो एडेनिन जो हो रहा है वो किससे जुड़ रहा है, थाइमिन से, ये रहा। और आपका जो ब्लू वाला है वो ग्रीन से। साइटोसिन किससे जुड़ रहा है, ग्वानिन से जुड़ रहा है ना। इतनी कहानी समझ में आई क्या। ये होता है आपका डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है सर। फंक्शंस क्या होता है, स्टोर्स एंड ट्रांसमिट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी के पास रहती है और उसी को ही आगे ट्रांसफर करता है। कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन एंड अदर एसेंशियल मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन का, एनर्जी बनाने का। ठीक है, किसका काम होता है, एनर्जी बनाने का। तो जो अगर नई सेल बन रही है, ठीक है, अगर एक नई सेल हम बना रहे हैं यहाँ से, अब उस नई सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो क्या काम करेगा, वो प्रोटीन बनाने का थोड़ी काम कर देगा। प्रोटीन बनाने का काम किसका है, राइबोसोम का है ना। तो ये कौन बताता है, ये डीएनए बताता है कि अरे भाई साहब आप माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको उधर जाके भी क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फॉर्म एनर्जी एंड यू हैव टू रेस्पायर फॉर द सेल, नॉट यू हैव टू प्रोटीन, यू हैव टू सिंथेसाइज प्रोटीन और समथिंग एल्स। तो ये सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डीएनए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा, डीएनए, है ना। आगे बढ़ते हैं, लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, इट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। अब ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, मैं आप लोगों को यहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है,
एक होती है आपका सेल्स यूकैरियोटिक और एक होती है आपकी सेल्स प्रोकैरियोटिक, है ना, दो टाइप की सेल होती है। यूकैरियोटिक जो सेल होती है ना, ये न्यू टाइप की सेल होती है जो कि अभी मॉडर्न सेल चल रही है, ठीक है, जैसे हम पहले प्रोकैरियोटिक्स की बात करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये क्या होती है सर, प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है, बहुत पुरानी टाइप की, ये अच्छे से डेवलप नहीं होती है, ठीक है। इनके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोइड में रहता है, मतलब वो पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स नहीं रहता है, बंद नहीं रहता है, कवर्ड नहीं रहता है ना। अगली बात अगर मैं करता हूँ इसी के बारे में, तो इनके पास जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं आपके, ब्लू ग्रीन एल्गे, सम बैक्टीरिया, ये क्या हो जाएंगे इसके कुछ एग्जांपल्स प्रोकैरियोट्स के। और यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है सर, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है ना। दूसरी बात, इनके सेल ऑर्गन्स भी बढ़िया क्वांटिटी में होते हैं और सारे वेल डेवलप्ड होते हैं। थर्ड, इसकी मैं बात करूँ, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, आपका अपना बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हो आप, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट जो हम आजकल देख रहे हैं, है ना, ये सारे किसमें एग्जाम्पल है आपका, यूकैरियोट्स में, है ना। तो ये दो तरह की सेल्स होती हैं। तो अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक्स की जो नई सेल होती हैं, इनके अंदर तो सर न्यूक्लियस में आपका कौन होता है, डीएनए होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो इनके अंदर जो होता है वो न्यूक्लियोइड रीजन में होता है, किसमें होता है, न्यूक्लियोइड। अब ये न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आप लोगों को यहाँ समझा देता हूँ। न्यूक्लियस और एक होता है आपका न्यूक्लियोइड। देखो होता क्या है, आप लोगों को पता है कि हमारा ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर बिल्कुल फिट है ना, एकदम टाइटली लॉक्ड है। इस तरह से हमारी स्कल के अंदर क्या, हमारा ब्रेन एकदम टाइटली लॉक्ड है, ठीक है। अब अच्छा, अगर मैं स्कल को हटा दूं तो फिर मेरा ब्रेन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लूज हो जाएगा, ठीक है। तो सेल के अंदर भी क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। तो जो यूकैरियोट सेल होते हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, ये सिक्योर रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोइड की, तो न्यूक्लियोइड जो रहता है बेचारा, ये क्या रहता है, ये पूरा इस तरह से साइटोप्लाज्म मतलब जो ऐसा लिक्विड जो कि सेल में भरा होता हो, ठीक है। साइटो का वर्ड जो है, ये लेटिन वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है आपको, सेल, छोटे छोटे रूम समझना है, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है ये प्रॉपर है यूकैरियोट्स का। यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है जेनेटिक मटेरियल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और ये प्रोकैरियोट्स में होता है। तो डीएनए इसमें कहाँ रहेगा, न्यूक्लियोइड में, और यूकैरियोट्स में कहाँ रहेगा आपका, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, देखो ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ओपन रहता है। अच्छा, अगर मैं सेल के न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियस अगर इसको मैं ओपन करता हूँ, तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा ना, तो ये मुझे क्या मिलेगा, एक छोटे से धागे के फॉर्म में मिलेगा। इस धागे को हम क्या बोल देते हैं, डीएनए बोल देते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, क्या, कि सर जो डीएनए होता है, उस डीएनए को क्या करेंगे, उस डीएनए को अगर आप बहुत ज्यादा टाइट लपेट लपेट के एक के ऊपर एक, मतलब उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉल की तरह बना दोगे, तो वो न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ पढ़ते हैं हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन क्या होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेटिंग डीएनए बिफोर द सेल डिवीजन। ये सेल का डिवीजन नहीं हो रहा, उसके पहले क्या होता है, सेल का डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तभी तो नई सेल बन पाएगी, है ना, नहीं तो नई सेल में क्या डालेंगे हम, ठीक है। दूसरा, इंश्योर्स दैट ईच न्यू सेल रिसीव्स एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और ये डीएनए के रेप्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर है एग्जैक्ट सेम वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही नई सेल में जानी चाहिए, ये बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। क्या यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई, ठीक है। तो ये आपके डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आगे बढ़ते हैं हम आरएनए पर। क्या होता है सर आरएनए, इनमें क्या होता है, देखो डीएनए में क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरएनए की। आरएनए क्या होता है, देखो डीएनए में क्या होता है, हमने पढ़ा कि सर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। आरएनए के में क्या होता है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड, कंसिस्ट ऑफ बैकबोन ऑफ शुगर राइबोस, और ध्यान रखना डीएनए में कौन होता है, डीऑक्सी राइबोस, ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन बेस में एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है जो कि थाइमिन को रिप्लेस करता है। डीएनए में थाइमिन होता है, इसमें यूरेसिल होता है। साइटोसिन और ग्वानिन दोनों सेम ही रहते हैं, ठीक है। फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, देखो आरएनए आपका तीन तरह से फंक्शन करता है। पहला होता है एमआरएनए, जिसका मतलब होता है मैसेंजर आरएनए।
दूसरा होता है टीआरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। थर्ड होता है आरआरएनए, जिसका मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। देखो क्या होता है। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। डीएनए से क्या करता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेता है कि अच्छा ठीक है, आप सेल बना रहे हो, है ना, न्यू सेल बना रहे हो। अच्छा ठीक है, ये सेल कौन सी होगी, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में लंग्स की अलग सेल होगी, स्किन की अलग सेल होनी चाहिए, हार्ट की अलग सेल होनी चाहिए। तो न्यू सेल बनाने के लिए इंफॉर्मेशन लेगा, अच्छा लंग्स की नई सेल बनानी है, तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है सर, लंग्स की नई सेल बनानी है। ये काम कौन करता है, आरएनए करता है, ठीक है। कैरीज इट टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये इसको कहाँ लेके जाएगा, राइबोसोम के पास। सेल के अंदर राइबोसोम जो होते हैं, आपको ध्यान रखना है, इनका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाने का। अब मैं आपको ये भी चीज समझा देता हूँ। सेल के अंदर एक होता है ईपीआर, इसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह का होता है, एक होता है एसईपीआर जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है आरईपीआर जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफ होता है ना, इस पे रफ का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स बने होते हैं, और जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं ना, उन्हीं स्पॉट्स को ही हम क्या बोल देते हैं, राइबोसोम्स बोल देते हैं। तो और यही राइबोसोम जो होते हैं ना, ये प्रोटीन बनाते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ प्रोटीन कौन बनाता है, या एक सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, तो वो है राइबोसोम। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि बताओ, कभी कभी राइबोसोम नहीं देगा तो फिर कौन बनाएगा, आर ईपीआर, रफ ईपीआर। स्मूथ ईपीआर क्या करता है, स्मूथ से क्या समझते हो आप, चिकना सॉफ्ट। और सॉफ्ट क्या होते हैं, फैट्स और लिपिड्स, है ना। घी सॉफ्ट होता है ना, आपने देखा होगा चिकना होता है, तो वो फैट्स और लिपिड्स कौन बनाता है, स्मूथ ईपीआर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स एमिनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये राइबोसोम के पास क्या है, एमिनो एसिड सेल के पास आ रहे हैं, है ना, और ये राइबोसोम क्या करेगा, उनको प्रोटीन बना बना के बाहर भेजेगा। ठीक है, और ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन होगी जिसमें एनर्जी इसको लगेगी। ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका ट्रांसफर ऑफ आरएनए। अगर मैं बात करूं सेल के अंदर ट्रांसफर किसका होता है ना, मैं यहाँ पर साथ साथ सेल का भी एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। सेल के अंदर एनर्जी ट्रांसपोर्ट जो होती है ना, वो काम करता है आपका गोल्गी बॉडी में, गोल्गी apparatus। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपका आरएनए में। आरएनए में क्या होता है सर, फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ द राइबोसोम स्ट्रक्चर, एड्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को होने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, लोकेशन फाउंड थ्रू आउट द सेल, पूरी सेल में बिखरा होता है। एमआरएनए सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में बनता है। और काम कहाँ करता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मैंने आप लोगों को बताया, देखो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, एक ऐसे लिक्विड को बोला जाता है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर होता है। ये इसकी डिस्कवरी करी थी पुरकिंजे ने। ठीक है, आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, पुरकिंजे। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, डिस्कवरी में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा लेग कर रहा है लैपटॉप मेरा, पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म आपका दो तरह का होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो सेल के अंदर भरा होता है वो साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा होता है। टीआरएनए और आरएनए क्या करते हैं, लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स के पास ये होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट, है ना, आरएनए कहाँ से निकलता है, डीएनए से, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए सीक्वेंस इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। अब ये आरएनए जिस तरह से आपको प्रोटीन बनाएगा उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये आपको सिंगल स्ट्रक्चर है, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं कुछ विटामिन की, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है आपके पास विटामिन ए, इसका केमिकल नेम है रेटिनोल। ये फैट में सोल्यूबल है, ये मैंने आपको बताया, ये कीड़ा, है ना। सोर्सेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आ सकता है, जैसे लीवर में होता है, कैरेट्स में होता है, स्पिनेच में होता है, पालक में, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, फिश ऑयल में विटामिन ए देखने को मिलता है। क्या क्या काम आता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, है ना, और आपका केराटो मलेशिया। ये केराटो मलेशिया आपके बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता है, जीरोप्थेल्मिया भी आंखों से रिलेटेड बीमारी होती है। विटामिन बी 1, थायमीन इसका केमिकल नाम है ना। बेरी कोर्सकोफ सिंड्रोम इससे देखने को मिलता है। बी 6, पायरिडोप्सिन, फिश, पोल्ट्री, पोटेटोज, बनाना में मिलता है। एनीमिया, डर्मेटाइटिस, आपका डिप्रेशन, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें बी 6 से होती हैं। ठीक है, बी 6 की कमी से क्या होता है, इंसान डल होने लग जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है,
ठीक है, जिसमें नींद आ रही है तो फिर सोते रह जाएंगे, है ना, लगातार कंटिन्यूअसली नींद आ रही है, 8 10 10 घंटे सो रहे हैं फिर भी नींद पूरी नहीं हो रही है। नेक्स्ट होता है B9, है ना, वैसे तो बी से बी बहुत सारे हैं पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, 12 तक होता है ये। फोलिक एसिड इसको बोलते हैं। क्या काम होता है, क्या बीमारियां होती है इससे? बर्थ डिफेक्ट्स होता है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यहाँ से देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट है आपका B12, इसको बोलते हैं कोबालामिन। ये भी एनीमिया करता है। न्यूरोलॉजिकल इशूज, इससे क्या होता है, हमारा न्यूरॉन्स क्या होते हैं, आपको समझना है। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन सेल्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ब्रेन सेल्स को। वैसे हमारी किडनी की सेल्स को क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखना है, किडनी की सेल्स को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारी खट्टी चीजों में मिलता है। स्कर्वी, स्कर्वी क्या होता है? जॉइंट पेन, एनीमिया और ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, हमारे मसूड़े जो दांत होते हैं खराब होने लग जाते हैं, मसूड़े काले और सूजन स्वेलिंग हो जाती है, वो सब आपका विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी, सॉरी विटामिन डी, कैल्सीफेरोल इसका नाम है, आपको याद रखना है। सनलाइट से मिलता है, मिल्क से मिलता है, फिश लीवर ऑयल से मिलता है, और एग यolk से मिलता है। इससे बीमारी क्या होती है? रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। और चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, और एडल्ट में क्या होता है? ऑस्टियो मिला। ऑस्टियो जो है ना, ऑस्टियो वर्ड ध्यान रखना है आपको। ऑस्टियो वर्ड जो होता है ना, ये बोन से रिलेटेड होता है। इससे रिलेटेड होता है बोन से, इसलिए बोन्स की स्टडी को हम क्या बोलते थे? ऑस्टियोलॉजी। साइटो वर्ड जो होता है वो सेल से रिलेटेड होता है, तो साइटोलॉजी हम किसको बोलते हैं? सेल्स का स्टडी को, है ना। एक होता है आपके पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो होता है वो क्या होता है? टिश्यूज का स्टडी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई, टोकोफेरोल, इसका क्या होता है? एनीमिया इन न्यू बोर्न्स, नर्व्स डैमेज, ये क्या होता है? और फीमेल को इनफर्टाइल भी ये बना देता है ना, यहाँ पे लिखा है, इनफर्टाइल भी ये बनाने में काम जो है दिक्कत होती है। काम तो नहीं आएगा, कोई नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विटामिन के, इसको क्या बोलते हैं? मेनक्विनिन भी बोलते हैं और पॉलीक्विनिन भी बोलते हैं, सॉरी फाइलोक्विनिन भी बोलते हैं, K1 K2। इसका काम क्या होता है? ये हमारे ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन के की बहुत ज्यादा कमी हो गई तो ब्लड क्लोट नहीं कर पाता है। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है? जब भी आपको कहीं घाव वाव लग जाता है ना, वाउंड हो जाता है, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम के बाद वहां से ब्लड का फ्लो रुक जाता है, और एक थोड़ा सा वहां पे एक पतली सी लेयर बन जाती है, रेड रेड, है ना। बस वही जो है होता है, इससे हमारा ब्लड रुक पाता है। अगर वो नहीं होगा तो ब्लड रुक ही नहीं पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम कुछ मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं और उनसे क्या बीमारी होती है। सबसे पहले कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है हड्डी और दांतों के लिए मजबूती प्रोवाइड करता है ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रिकेट्स। मसल स्पेम से, कैल्शियम की कमी से होता है। फास्फोरस की कमी से क्या हो जाता है? हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, फैटिक, चक्कर आने लगते हैं, जॉइंट दुखने लगते हैं, है ना, वो अकड़ जाते हैं। पोटेशियम, मसल्स क्रैम्प्स आते हैं, वीकनेस आती है, अर्थ एरिथमाइसिस होता है इससे। सोडियम की कमी से क्या होता है सर? हाइपोनेट्रीमिया, लो ब्लड सोडियम लेवल से ना, इसमें लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, मसल में क्रैम्प्स आते हैं, कंफ्यूजन होने लगता है। मैग्नीशियम, इससे क्या होता है? मसल क्रैम्प्स होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में दिक्कत होती है, फैटिग आता है, और एरिथमियास भी होता है इससे। आयरन की कमी से सबसे पहला एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आयरन की कमी से एनीमिया क्यों होता है समझना। हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने का, लंग से ऑक्सीजन लेता है और पूरे से बॉडी में फ्लो करता है। अब एनीमिया हो जाता है, जिससे क्या होता है? आयरन की कमी, और हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें आयरन ही खासकर काम आता है। आयरन की कमी हो रही है तो क्या होता है? फिर ऑक्सीजन की कैपेसिटी, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी ब्लड की हमारी कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये हाईएस्ट रिएक्टिव किसके साथ होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत कम होता है, और मीडियम में क्या रहता है आपके? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अगर मैं लंग्स में ऑक्सीजन रखता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड रखता हूँ और कार्बन मोनोऑक्साइड रखता हूँ, तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर जाएगा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोगों को पता है बहुत डेडली गैस होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा भी आप रेस्पायर, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायर करते हैं हम, है ना, हमारे लंग्स में चले जाती है, तो हम उसको खांसी करके बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को आपका हीमोग्लोबिन बहुत इजीली एक्सेप्ट करेगा, और उसको पूरी बॉडी में सेल्स में लेकर जाता है। और हमको पता है सेल्स तो ले नहीं पाएंगे, सेल्स तो ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर क्या होता है? सेल्स डैमेज होने लग जाती है। आगे बढ़ते हैं, जिंक।
जिंक का काम क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन, है ना, जिंक की कमी हो गई तो ग्रोथ रुक जाती है। इम्पेयर्ड इम्यून, हमारे इम्यून सिस्टम खराब होता है, हेयर लॉस वगैरह होने लगते हैं। आयोडीन, गोइटर रोग होता है, घेंगा रोग इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, गले के ऊपर क्या होता है, एक बहुत बड़ा सूजन या मैं बोलता हूँ छोटा सा ट्यूमर टाइप बन जाता है। मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा क्या होता है आयोडीन की कमी से उनका मेंटल डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता है। हाइपोथ्रोराइडिज्म, ये भी एक बीमारी है। सेलेनियम, किशान डिसीज, इसको हार्ट डिसीज भी बोलते हैं, वीकेंड इम्यून सिस्टम हो जाता है। लास्ट है आपका कॉपर, कॉपर से एनीमिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, हमारी बॉडी में बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं जैसे ब्लड, ठीक है, ध्यान रखना। और ब्लड के बारे में आपको याद रखना है, ये ओनली ऐसा ओनली कनेक्टिव टिश्यू विच इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। फिर आपका बोन्स, फिर आपका कार्टिलेज, फिर आपका लिगामेंट, फिर आपका टेंडन्स। लिगामेंट क्या होता है समझना, लिगामेंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं, हड्डी को मसल से जोड़ने वाले। कार्टिलेज क्या होती है, एक तरह की सॉफ्ट बोन होती है जो कि दो हड्डियों के मूवमेंट को स्मूथ बनाने में काम आती है, ठीक है। फिर होता है एडिपोज टिश्यू जो कि फेट की तरह हमारी पूरी बॉडी में कनेक्टिंग का काम करता है, ठीक है। ये कहानी थी हमारे ह्यूमन न्यूट्रिशन, आपका न्यूट्रिशन और बायोमोलिक्यूल्स की। सेकंड पार्ट ऑफ योर बायोलॉजी खत्म हुआ। अब लास्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजी हम कंप्लीट करेंगे। अगर हमें उसको वीडियो नहीं बना पाया तो मैं नोट्स शेयर कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम में, ठीक है। तो आप लोगों को वो नोट्स मिल जाएंगे जिससे आप लोगों का पढ़ लोगे तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों के लास्ट टाइम आ गया है। आज एग्जाम की डेट भी आ चुकी है ना, 25 फेब को आपकी एग्जाम होगी। सो बेस्ट ऑफ लक। मैं फिर बोल रहा हूँ, मॉक्स लगातार देते रहिए, है ना, कंटिन्यूअसली मॉक्स प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आप